दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया और इसराइल ने स्वेदा में लड़ाई के बाद आखिर कर दिया सीज फायर का ऐलान। ट्रंप ने दिया सीज फायर का सिग्नल, कहा गजा से 10 और होस्टेज जल्द होंगे रिहा। अबू उबैदा ने किया डोनाल्ड ट्रंप से अलग दावा, इसराइल की प्लानिंग खोली, अपना इरादा भी बताया। यमन के हुतीज ने फिर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, इसराइल के अहम ठिकाने पर किया हमला, लाखों लोगों पर छाई मुसीबत। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का अहम ऐलान, कहा कभी नहीं डालेंगे हथियार, जंग के लिए हैं तैयार। और ईरान ने किया साफ, अमेरिका से बातचीत का कोई माहौल नहीं बना, भरोसे की कोई बुनियाद नहीं। शुरुआत करते हैं इस शो की। आज ट्रिपल एच के अहम बयान हैं, वो भी उस पर भी नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत सीरिया से करते हैं। हो गया है एक और सीज फायर, लेकिन भरोसा कौन करे। इसराइल और सीरिया ने स्वेदा में कई दिनों की बमबारी और फसाद के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ये खबर इसलिए पहले रखी ताकि आप इसके बाद सीरिया में जंग छिड़ने से जुड़ी किसी फेक खबर से होशियार रहें, बाखबर रहें। अमेरिका के तुर्की में एम्बेसडर हैं टॉम बैरक, उन्होंने बताया है और उन्होंने ऐलान किया है इसका। उन्होंने कहा कि ये सीज फायर अमेरिका की मदद से हुआ और तुर्की, जॉर्डन और सीरिया जैसे पड़ोसी मुल्कों ने इसे अपनाया है। बैरक ने अपने बयान में द्रूस, बद्दू और सुन्नी बिरादरी से अपील की कि हथियार वो छोड़ दे और तमाम अक़लियतों के साथ मिलकर एक नया पुरअमन सीरिया बनाएं। इसराइली हुक्काम की तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन तमाम मीडिया उनका भी ये खबर छाप रहा है कि जी सीज फायर हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? लेकिन एक इसराइली अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि साउथ वेस्ट सीरिया की बिगड़ती हालत को देखते हुए इसराइल ने स्वेदा ज़िले में सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस की 48 घंटे के लिए लिमिटेड एंट्री की इजाज़त दे दी है। ये बात हमने रात भी आपको बताई थी। फिलहाल अमन की बात हो रही है, लेकिन ज़मीन पर खौफ अब भी जिंदा है। अब गजा के लिए आए डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को समझ लीजिए। ट्रंप ने कहा है कि गजा से और 10 होस्टेजेस जल्द ही रिहा होंगे, यानी जल्द ही सीज फायर होने का इशारा है। ये क्या ऐसा है? आइए खबर को समझते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा से और 10 होस्टेज जल्द रिहा हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास एनवॉय स्टीव विटकॉफ की कोशिशों की भी तारीफ की। इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर और होस्टेज रिहाई पर बातचीत 6 जुलाई से आप जानते होंगे कि कतर में जारी है। अमेरिका की मदद से 60 दिन की जंगबंदी का ऐलान टेबल पर है, लेकिन पेच फंसा हुआ है। जिद है इसराइल की, वहीं फंसा है। क्या वो सुलझ गई है? वो जिद खत्म हो गई है? ट्रंप कई हफ्तों से दावा कर रहे हैं कि डील करीब है, मगर अब तक कोई फाइनल समझौता नहीं हो सका है। हमास के एक तर्जुमान, एक स्पोक्सपर्सन, एक प्रवक्ता ने भी ये कहा है कि उनकी जानिब से एक आर्जी सीज फायर, एक टेम्पररी सीज फायर की पेशकश है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो फिर से मुकम्मल डील पर अड़ सकते हैं हम। इस प्लान के तहत गजा से 10 होस्टेजेस को रिहा किया जाएगा और 18 होस्टेजेस की डेड बॉडीज वापस की जाएंगी। ये सब 60 दिन की मियाद में होगा। इसके बदले इसराइल को भी कई फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। अब शुरू करते हैं ट्रिपल एच यानी हमास, हूथी और हिजबुल्लाह के अहम बयानों और दावों की सीरीज़। ट्रिपल एच इसलिए कह देते कि शॉर्ट फॉर्म में आपको भी समझ आ जाता है, थंबनेल और टाइटल में इतना लंबा लिख नहीं सकते। खैर, अबू उबैदा का बयान सुन लीजिए, जो ट्रंप के दावे के उलट है और जो ये बताता है कि इसराइल सीज फायर नहीं करना चाहता और इसराइल ने खुद तहरीके अमन की पेशकश ठुकराई थी। अबू उबैदा ने कहा कि अगर इस बार मुआहिदा टूटा तो दोबारा कोई गारंटी नहीं मिलेगी। अबू उबैदा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों को गलत बताया है और खुलकर कहा है कि इसराइल ने वो सीज फायर डील ठुकरा दी जिसमें गजा में मौजूद तमाम होस्टेजेस की रिहाई शामिल थी। तमाम, 10 नहीं, सारे की रिहाई शामिल थी। इसराइल ने उसे ठुकरा दिया। हमास की मिलिट्री विंग अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान यानी स्पोक्सपर्सन अबू उबैदा ने जुमे की रात तकरीबन 20 मिनट के रिकॉर्डेड वीडियो में ऐलान किया कि हमास ने हालिया महीनों में एक मुकम्मल मुआहिदा पेश किया था, जिसमें तमाम इसराइली कैदियों को एक साथ छोड़ने की बात थी, मगर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी इंतहा पसंद हुकूमत ने इसे नामंजूर कर दिया। अबू उबैदा ने कहा, हमें यकीन हो गया है कि इसराइली हुकूमत को अपने लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनमें ज़्यादातर फ़ौजी हैं। हमास की शर्तें साफ़ हैं, जंग का मुकम्मल ख़ात्मा हो, इसराइली फ़ौजों का गज़ा से इनखला हो और इंसानी मदद की आमद हो गज़ा में। अबू उबैदा ने भी
نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر اسرائیل قطر میں چل رہی غیر مستقیم بات چیت سے پھر نکل گیا تو حماس دوبارہ کسی پارشل ڈیل کی ذمہ داری نہیں لے گا، جس میں موجودہ 60 دن کا معاہدہ یعنی 60 دن کا ڈیل جو ہے وہ شامل ہے۔ حماس نے کہا کہ اس وقت غزہ میں 50 لوگ ان کی گرفت میں ہیں، جن میں تقریباً 20 کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ ابو عبیدہ کا یہ ویڈیو میسج مارچ کے بعد پہلی بار آیا ہے، یعنی مارچ سے ابو عبیدہ کو دیکھا سنا نہیں گیا تھا، صرف ان کی پوسٹ آتی تھی۔ یہ پہلی بار آیا مارچ کے بعد یہ بیان، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ حماس اس جنگ کو لمبی کھینچنے کو بھی تیار ہے اور غزہ میں اسرائیلی فوجوں کے خلاف حملے جاری رہیں گے۔ عبیدہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہم یا تو ماریں گے یا گرفتار کریں گے۔ یہ دھمکی آئی ڈی ایف کے فوجیوں کے لیے تھی کہ یا تو ہم انہیں ماریں گے اگر وہ مشن چلاتے رہے، یا پھر ہم انہیں گرفتار کر کے اپنے قبضے میں لیں گے۔ یہ ہونے لگا ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں حماس نے اسرائیل کے فوجیوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اور یہ آئی ڈی ایف کے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ اب بات یمن کے ہوتھیز کی، جو اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ یمنی ہوتھیز کی فوج نے یعنی یمنی آرم فورسز نے YAF نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے مشہور بین گورین ایئرپورٹ کو ایک ہائپرسونک بیلسٹک میزائل پیلسٹائن 2 سے 19 جولائی کو نشانہ بنایا۔ یہ آج کی صبح کی خبر ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیل میں افراتفری مچ گئی، لاکھوں لوگوں نے بنکروں میں پناہ لی اور ایئرپورٹ پر تمام فلائٹس روک دی گئیں۔ یمنی آرم فورسز کے اسپوکس پرسن یحییٰ ساری نے بیان جاری کر کے بتایا کہ ایک بڑا ملٹری آپریشن تھا جس میں اس ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے کہا کہ پیلسٹائن 2 میزائل نے اپنے مقصد کو پوری طرح حاصل کیا ہے۔ یہ بڑا مشن کیوں کہہ رہے ہیں؟ بین گورین پر تو ہمیشہ وہ حملے کرتے رہے ہیں، کیا کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہے؟ یحییٰ ساری کے مطابق اس حملے کی وجہ سے اسرائیلی عوام میں زبردست دہشت پھیل گئی، لاکھوں لوگ شیلٹرز میں چھپ گئے اور بین گورین ایئرپورٹ سے فلائٹس کو روکنا پڑا۔ بیان میں اس آپریشن کو فلسطینی عوام کی حمایت اور غزہ میں جاری قتل عام کا جواب بتایا گیا۔ یحییٰ ساری نے تمام مسلم اور عرب ممالک سے اپیل کی کہ وہ غزہ کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں اب بھی نہ صرف ناکابندی جاری ہے بلکہ ہر روز بے قصوروں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ساری نے یہ بھی صاف کہا کہ جب تک غزہ پر حملہ بند نہیں ہوتا اور ناکابندی ختم نہیں کی جاتی، یمن کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسرائیل کے چینل 12 نے مانا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں یہ یمن کی طرف سے دوسرا میزائل حملہ تھا۔ حالانکہ اسرائیل نے دونوں ہی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آپ کو لبنان لیے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس بیان کی جو حزب اللہ کے چیف نعیم قاسم نے دیا ہے، جو کہ ایک اہم بیان ہے، بڑا بیان ہے اور ایک ڈکلیریشن ہے جو بتاتا ہے کہ ٹینشن بڑھ سکتی ہے۔ حزب اللہ کے ڈپٹی چیف جو ہیں شیخ نعیم قاسم نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہمارے ہتھیار کبھی نہیں چھین سکتا، اور اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم جوابی لڑائی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ یہ بہت بڑا پریشر ہے اس وقت حزب اللہ پر، ان کے پاس کرو یا مرو والا کام رہ گیا ہے۔ جمعے کی رات نعیم قاسم نے ایک تقریر دی اور کہا کہ حزب اللہ نے 1982 سے اب تک بہت کچھ حاصل کیا ہے، چاہے جنگ کو روک نہیں سکے ہم، مگر اسرائیل کو بارڈر پار کرنے سے ضرور روکا ہے۔ نعیم قاسم نے کہا کہ پچھلے 17 سال سے اسرائیل کوئی بڑا حملہ نہیں کر سکا اور یہ حزب اللہ کی کامیابی ہے، جبکہ ہم نے اور آپ نے بیروت کی تباہی، ساؤتھ لبنان کی تباہی دیکھی ہے، جو نعیم قاسم کے بیان سے الگ ہے تھوڑی۔ خیر، نعیم قاسم نے صاف کہا کہ امریکہ اور اسرائیل اب نیا سمجھوتا تھوپنا چاہتے ہیں، جس کا مقصد ہے پورے لبنان میں حزب اللہ کو نہتہ کرنا، مگر ہم یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم پر وجود کا خطرہ منڈرا رہا ہے اور اس کا جواب ہے قومی یکجہتی اور مزاحمت۔ دیکھ رہے ہیں وجود کا خطرہ، یہی اصلی بات ہے۔ اپنے وجود کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا پڑے گا۔ ہار مان لینا مطلب ہے دشمن کو پورے ملک پر قبضہ دے دینا، مگر جب تک ہم زندہ ہیں اسرائیل اپنے کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو لبنان کا یہ موومنٹ، حزب اللہ اسرائیل کو سیدھی جنگ کی وارننگ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اس مغالطے سے باہر آؤ۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کے ایک ایمبیسڈر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے بات چیت کا کوئی ماحول نہیں بنا ہے۔ اٹ مینس کہ امریکہ سے بات چیت ہو نہیں سکتی۔ ماسکو میں ایران کے سفیر، ایران کے ایمبیسڈر قاسم جلالی نے صاف کہا کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ بات چیت شروع ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے،
कोई माहौल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ना तो अपने रवैये में कोई तब्दीली की है, ना ही किसी भी तरह की कोई जिम्मेदार पोजीशन अपनाई है। रूसी मीडिया RIA नोवोस्ती से बातचीत में जलाली ने कहा कि ईरानी आवाम के जहन में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बातचीत का मकसद ही क्या है। अगर इन बातचीतों में कोई ठोस गारंटी नहीं होगी या ये सब एक छलावा निकला तो फिर भरोसा कैसे किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दीगर आला हुक्काम कई बार ये शर्तें वाज़ेह कर चुके हैं जिन पर अमेरिका से दोबारा बातचीत हो सकती है। मतलब वही कहते हैं कि दोनों का बेनिफिट हो, जो हमने आपको रात भी बताया था, दोनों के फ़ायदे की बात हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो अमेरिका चाहे वही हो, जो ईरान चाहता है वो भी तो हो। सैंक्शंस हटें, पाबंदियाँ हटें और एनरिचमेंट हमें सिविल यूज़ के लिए करने दिया जाए। जलाली ने यह भी कहा कि ईरान पर अमेरिकी इसराइली हमला इस बात की मिसाल है कि दुनिया में अब इंटरनेशनल कानून की जगह जंगल का कानून चलता है। एक आध खबरें यहाँ से दिए देते हैं। वेस्ट बैंक की खबर है, वहाँ बहुत जुल्म जारी है। सेटलर्स जो हैं उग्रवादी किस्म के, वो लगातार हमले कर रहे हैं फ़लस्तीनी बागों पर, खेतों पर, ज़मीनों पर, उनके घरों पर। अब जो फ़लस्तीनी बद्दू हैं, जो दूर दराज इलाकों में, गाँवों में रहते हैं मजरे अपने बनाकर, उन्होंने भी शिकायत की है कि सेटलर्स आए और उन्होंने जॉर्डन वैली एक इलाका है वेस्ट बैंक में, उन्होंने 117 भेड़ें मार दी। 117 बेजुबान जानवर फ़लस्तीनी बद्दुओं के मार दिए, सिर्फ इसलिए कि ये जब बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे तो इस ज़मीन को छोड़ के भागेंगे इस इलाके। इस दर्जे का जुल्म है। और अगर ये कोई फ़लस्तीनी बद्दू इनसे बदला ले ले और एक सेटलर के साथ कुछ कर दे तो फिर वो टेररिस्ट कहलाएगा। लेकिन ये बद्दू पर जो जुल्म कर रहे हैं सेटलर, इन्हें क्या कहा जाएगा इसराइल अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया। कभी कभी वो इन्हें दंगाई, कभी कभी उग्रवादी, मिलिशिया, मिलिटेंट कहता तो है, लेकिन ऐसे लोगों को बाहर क्यों नहीं खदेड़ता जहाँ से ये भाग कर आए थे फ़लस्तीन में पनाह मांगने। नेतन्याहू एक्सप्रेसेस रिग्रेट ओवर, ये देखिए, ये कल रात खबर आई, नेतन्याहू ने बड़ा अफसोस जाहिर किया है, पोप को कॉल की और कहा कि जो परसों हमसे हमला हो गया ना, वो चर्च पर गलती से हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए। कल अमेरिका से माफ़ी मांगी थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप टेढ़े हो गए थे, और अब पोप से माफ़ी मांग रहे हैं। क्या सऊदी अरब कॉल करके मुफ्ती साहब से भी माफ़ी मांगी जो गज़ा की 90% मस्जिदें तबाह कर दी? और कहते हैं बेशर्मी से ये लोग और IDF वाले भी कि हम किसी मजहबी इमारत पर हमला नहीं करते। ये चर्च, वो 90% मस्जिदें, क्या वो है। और ये कल मैं तस्वीर देखी, चौंक गया। ये क्रिश्चियन जो रहनुमा थे वो गज़ा पहुँचे और उन्होंने जो चर्च जिस पर हमला किया गया गज़ा में, उसका विज़िट किया। मतलब चर्च पर हमला हुआ तो गज़ा में एक डेलीगेशन जा सकता है जंग के बीच, और उन्हें उन पर ना कोई गोली चलेगी ना गोला गिरेगा। मदद पहुंचाने लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन चर्च पर हमला हो गया IDF से तो मजहबी रहनुमा जेरूसलम से गज़ा पहुंच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुनिया का दोगला रवैया देखते रहिए।